हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस ऑन मैथ्स मेंटर चैनल। तो शुरू करने से पहले जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर चलेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ मास्टर कैडर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी मेरी आगे की लाइव क्लासेस होंगी या जो भी उससे रिलेटेड मास्टर कैडर के रिलेटेड अपडेट्स होंगी, अगर वो आप पाना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे मास्टर कैडर केमिस्ट्री लिखकर आप सेंड कर दीजिएगा मैसेज, और आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आए हैं कंपटीशन के, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ये उठाए हैं। तो जिनकी पॉसिबिलिटी, ये नहीं मैं कहूंगी कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन? नंबर 1 क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। यहां पे हमने किसकी बात की गई है? यहां पे हमने बात की है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। उसके बाद आप देख रहे हो यहां पे मैंने 4 ऑप्शंस भी लिखे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। तो ये तो हम तभी बता पाएंगे ना अगर हमें पता होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? तो जैसे कि हमें पता होता है एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में आपके, ये सपोज करो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, और सराउंडिंग में इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हमें पता है बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है एटम का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो हमें पता है कि एक एटम से या तो अनायन बन सकता है या फिर कैटायन बन सकता है। कैटायन कब बनेगा? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एनायन कब बनेगा? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं यहां बात करूं तो ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को हमें लेना है, उसे खींच लेना है, उसे निकाल देना है एटम के अंदर से, ऑर्बिट में से। तो वो एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके, उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो होगा द एनर्जी रिक्वायर्ड। याद रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब भी बात होती है तो वो एनर्जी हमें चाहिए होती है। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में से निकालने के लिए। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कब? जब आपका मेटल गैसियस स्टेट में है। तो ये बात हो गई हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब इसके साथ ही ट्रेंड भी हमें पता है क्या होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड्स मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। रीजन आपको पता है, पीरियड्स के अंदर क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज एलिमेंट्स का धीरे धीरे कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जिसके कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्लोज आ रहे हैं। क्लोजली होने के कारण उसका एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में बढ़ती जा रही है। लेकिन ग्रुप्स में उल्टा है। ग्रुप्स के अंदर जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एज अ रिजल्ट बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन और अंदर न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन है वो घटती जाती है। क्योंकि नीचे जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा? जैसे सपोज करो ये फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है।
दैट्स वाई उनके बीच की अट्रैक्शन कम होती जा रही है। अट्रैक्शन कम हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो रहा है। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, डिक्रीज होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं और चारों अलग अलग ग्रुप्स के हैं। देखिए, सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है और सिलिकॉन 14th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, हमें पता है। अब जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि पीरियड्स में जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन बढ़ेगी, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर कौन है? सोडियम। उसके बाद जब हम पीरियड्स में मूव कर रहे हैं, इन चारों में से देखें तो कौन सा एलिमेंट आएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से थोड़ी ज्यादा होगी। फिर आगे चले जाते हैं, ग्रुप 13। ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 और 2 यानी सोडियम और मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। और यहां इन दोनों में से ग्रुप 13 का मेंबर कौन है? एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? सिलिकॉन की, क्योंकि इन चारों एलिमेंट्स में से सिलिकॉन जो है वो सबसे लास्ट वाले पीरियड पर है। अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स का, तो क्योंकि सिलिकॉन सबसे राइट में है इन चारों में, तो इसकी आयनाइजेशन भी सबसे ज्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का आउट ऑफ दिस? डी, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So the next question is, outermost electronic configuration of most electronegative element is? outermost electronic configuration of most electronegative element। देखिए मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हमारे माइंड में होना चाहिए अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो हमें पता है, एक जनरल सी बात है कि हर कोई एटम, हर कोई एलिमेंट क्या चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो। जैसे कि हम बेसिक क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं 2, 8, जैसे हाइड्रोजन को 2 चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, अदर एलिमेंट्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी क्या चाहिए? उसे भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, या ये कहो कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब यहां हम देख रहे हैं NH2 NP3, NH2 NP5, NH2 NP4, NH2 NP6। हमें पता है s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वहीं d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इन चारों को देखने से आपको क्या लग रहा है कि किसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो इन चारों ऑप्शंस में से देखने से क्या लग रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑब्वियसली उसी की होगी जिसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा और उसका ऑक्टेट पूरा। तो वो क्या देख रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो यहां हम देखते हैं NH2 NP3, S की बात तो छोड़ो क्योंकि S सबके अंदर फुलफिल्ड है। P देखिए यहाँ पे NP3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इसे फुलफिल कर होने के लिए? 6, मैक्सिमम 6 अकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसे तो छोड़ ही दो। NH2 NP4, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 की। NP3 में 3 की थी इसे। NH2 NP6,
आपको लग रहा है इसे रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की? नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही फुलफिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, इसे तो जरूरत ही नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। अब रही बात इसकी NS2 NP5, 5 है इसके पास। हमें पता है कि P के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या बन जाएगा? NS2 NP6 बन जाएगा। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त किसे है इलेक्ट्रॉन की, कि एक इलेक्ट्रॉन आए और बस उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो वो कौन है? NS2 NP5। सो NS2 NP5 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो NS2 NP5 किसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है? ये होती है आपकी हैलोजेंस की। हैलोजेंस कौन सी फैमिली? 17th ग्रुप, फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमीन। तो फ्लोरीन जो है इसको क्या माना जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि एक तो ये हैलोजेंस है, मतलब एक है तो सबको ही एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो सबसे स्मॉल है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी किसकी सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो ये जो NS2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन की है ना हमारी, ये किसकी है? हैलोजेंस की ही है। ठीक है, ये हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज। तो XeF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 ऑप्शंस गिवन है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल या फिर लीनियर। सो देखते हैं इसे हम कैसे स्टडी करेंगे। इसे हम देखते हैं, चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ VBT। VBT आपको पता ही होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसके बेस पे हम इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे शेप यहां पर हमने लिया है XeF4, कोई भी कंपाउंड यहां पर हो सकता है आपका, XeOF4 हो सकता है, ClF3 हो सकता है, I3 नेगेटिव हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट, कहने का मतलब कि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर, जो शेप, जो ज्योमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात मैं सिर्फ केमिस्ट्री की करूं तो केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें शेप, ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या तरीका होता है इसका? इजीएस्ट वे, यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास? हमें दिया हुआ है XeF4। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? सेंट्रल मेटल एटम उठाओ। क्या है यहां पे सेंट्रल मेटल एटम? ज़ीनोन। अब क्या करो, इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं मैं, तो वो इसकी होगी, क्योंकि ये क्या है? नोबल गैस है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके पास फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5s2 5p6 जो है वो इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स हम लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट लिख रही हूं मैं यहाँ पे कि ग्राउंड स्टेट में इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? ऑर्बिटल्स में लाइक दिस, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, यूज हंट्स रूल, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या अगला स्टेप होता है हमारा? हमने फिर आ जाना है अपने मॉलिक्यूल के ऊपर, फिर आ जाना है अपने कंपाउंड के ऊपर। ज़ीनोन दिया, सेंट्रल मेटल एटम डिटेक्ट किया, कौन सा है, उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, साथ में उसे ऑर्बिटल फॉर्म में लिख लिया। अगला स्टेप क्या है? देखना है उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे जुड़े हुए हैं। तो कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं? 4 फ्लोरीन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। जितने एटम्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, जितने इसके साथ अटैच्ड हैं, उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए। क्या करना है? जितने भी एटम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें इसके अंदर प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि 4 एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन वहां इस ज़ीनोन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप कर सके। तो देखते हैं, अब यहां पे तो देखिए मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे हाफ फिल्ड हो जाए, क्योंकि सब कुछ तो फुल फिल्ड है। एस ऑर्बिटल भी फुल फिल्ड है यहाँ पे और पी ऑर्बिटल भी फुल फिल्ड है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑर्बिटल यूज कर लो। तो डी ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट? वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा
जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे, जंप करवा देंगे। ये 5s, s के इलेक्ट्रॉन को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इसे तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा देखिए, अब मैं यहां डी ऑर्बिटल लिखती हूं, ये लिख दिया मैंने डी ऑर्बिटल, ठीक है। 5s 5p, अब ये लिख दिया मैंने। तो अब क्या है, अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों को जंप करवा के डी में भेज दें, ये भेज दिए, भेज दिए। पीछे से यहां सिर्फ कितने रह गए, 2। इनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी जंप करवाने की, इनको एक्साइट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें 4 ही ऑर्बिटल चाहिए थे और वो सिर्फ हम इन दोनों में से एक एक को अगर आगे डी में भेज देते तो वो हमें मिल रहे थे। तो इनको हमें छेड़ना ही नहीं है, इनको ऐसे रहने दो। अब कितने ऑर्बिटल एस के यूज हुए, 1। कितने पी के, 3, और कितने डी के, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, 1s 3p और d2, sp3d2। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d2। और sp3d2 के लिए शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अब बनाए जरा इसकी शेप क्या होगी, अभी आंसर नहीं है, अभी हमने लॉन पेयर एडजस्ट करने हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसकी ज्योमेट्री होगी। सिर्फ यहां हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया है, अभी आगे भी है, शेप बनानी है अभी हमें इसकी। HCF4 सेंट्रल मेटल एटम, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल, दिस 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 दिस। 4 फ्लोरीन जुड़े हैं ना, 4 बॉन्ड पेयर हैं। अब जैसे एक फ्लोरीन यहां आ गया, 2 3 4, एक एक जीनोन का, एक फ्लोरीन का ओवरलैप कर गए, तो एक ये फ्लोरीन, तो चलो जी बॉन्डेड पेयर से ऐसे अरेंज हो गए। अगेन यहां देखते हैं, ये यूज नहीं हुआ था ना 5p का, दोनों इलेक्ट्रॉन एज सच थे, ये लॉन पेयर। यहां 5s भी यूज नहीं हुआ था, ये भी लॉन पेयर, मतलब 2 लॉन पेयर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में और कहां बंद लग सकते हैं, बॉन्ड यहां, पर यहां बॉन्ड तो कोई है ही नहीं, लॉन पेयर्स हैं, तो यहां हम लॉन पेयर्स लगा देंगे और बॉन्ड को ऐसे कंबाइन करते हैं, ठीक है तो ये शेप ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसके अंदर हमने लॉन पेयर भी तो एडजस्ट किए हैं, और लॉन पेयर जब हमने इसके अंदर लगा दिए तो ये डिसऑर्डर्ड ज्योमेट्री हो गई, मतलब ऑक्टाहेड्रल नहीं रही। ऑक्टाहेड्रल ये सिर्फ कब होती, अगर यहाँ लॉन पेयर की जगह भी आपके फ्लोरीन ही जुड़े होते, मतलब F6, अगर आपके पास HCF6 होता तब उस केस में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल मानी जाती। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन तो 4 ही थे, बाकी 2 क्या है, लॉन पेयर है जिनका यूज ही नहीं हुआ कहीं पे, हमने एडजस्ट कर दिया उनको। तो लॉन पेयर को हम ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्डिंग बॉन्डेड पेयर है उन्हीं का कंसेप्ट ये बताती है। लॉन पेयर को छोड़ दो, बॉन्ड्स पेयर को देखो, कौन सी ज्योमेट्री बन गई, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हुई ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ratio between root mean square velocity of hydrogen at 50 Kelvin and that of oxygen at 800 Kelvin is 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहां पे किसकी बात की गई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात की गई है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th, उसके अंदर हमें गिवन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 3RT बाय m, ओके, वेयर 3 कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस एंड m इज मोलिकुलर मास ऑफ गिवन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है, रेशो निकालनी है, रेशो जो है रेशो निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन की जिसका टेम्परेचर 500 है, ऑक्सीजन की जिसका टेम्परेचर 800 केल्विन है, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 into 1 यहाँ पे, दैट इज 2।
अगर बात मैं करूं ऑक्सीजन की तो ये है 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना गिवन है 2 और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना निकाल लिया हमने 32। सिंपल। हमें सिंपल क्या करना है, रेशो लेनी है, डिवाइड कर देना है दोनों को। तो मैं यहां पे V RMS लिखने की बजाय मैंने H2 लिख दिया। हमें पता है हम रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, अपॉन V और 2 दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, 3RT1 या यहां पे लिख लेती हूं मैं H2 अपॉन MH2 डिवाइडेड अबाउट 3RTO2 डिवाइडेड बाय MO2। करें इसे सॉल्व, क्या हो जाएगा, कंबाइन करके लिख लेते हैं 3RTH2 डिवाइडेड बाय MH2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बाय 3RTO2। ये बन जाएगा हमारे पास 3R से 3R कैंसल। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है 50, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 800। लेट अस कैलकुलेट 216, ये भी किस पे गया 16 कैंसल, अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या है इसका आंसर 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 3RT/m। फिर उसके बाद सिंपल रेशो निकालनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की, तो दोनों की फॉर्मूलेस अलग अलग लिख लिए, दोनों को मैथमेटिकली सॉल्व किया, दोनों के टेम्परेचर्स गिवन थे, दोनों के मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता थे, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की और आंसर हमारा आ गया। क्या आंसर आया 1। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। स्ट्रेंथ बतानी है हमें किसकी, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो देखो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब पहले हमें यहां पे पता होना चाहिए। तो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की मैं बात कर रही हूं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 लीटर H2O2 आपको कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, 10 लीटर ऑक्सीजन। किस पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। मतलब यहां जो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात हो रही है वो किससे रिलेटेड है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन से रिलेटेड है। 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको 10 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले इसके रिएक्शन लिख लेते हैं कि H2O2 डिकम्पोज होके हमें क्या देता है, पता है हमें H2O प्लस हाफ और 2 बैलेंस कर लेते हैं, 2 दिस वन इज 2। सो ये हो गया हमारे पास 2H2O2 2H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, ये है आप हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने स्ट्रेंथ को निकालना है इसके अंदर। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का भी पता है। उसके अंदर 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वो इक्वल होगा 22.4 लीटर्स के। ठीक है, तो अब देखते हैं 2H2O2 इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। 2 इसका निकालते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो कितना आ गया ये आपका आ गया 34 इंटू 2 दैट इज 68। तो कहने का मतलब क्या है, 68 ग्राम H2O2
आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? 22.5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उल्टा लिख सकती हूं, 22.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने H2O2 दे रहा है आपको? 68 ग्राम ऑफ H2O2। अब 1 लीटर कितना देगा? 68 डिवाइडेड बाय 22.5 ग्राम ऑफ H2O2। कितने की बात की गई है? 10। तो 10 लीटर कितना देगा? 68 डिवाइड बाय 22.5, 4 मल्टीप्लाई 10, और ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब आंसर आ गया 30 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ आ गई, परसेंटेज में मेरे को ये करना होगा तो कितना आ जाएगा? सिंपल है, 3%। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है स्ट्रेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला। सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की गई है जिसमें 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन लिख ली हमने, H2O प्लस O2, सॉरी यहाँ पे हाफ नहीं है, H2O प्लस O2, फिर हमने सॉल्व कर ही लिया। 30 ग्राम पर लीटर हमारी स्ट्रेंथ आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3% ये इसका स्ट्रेंथ रिजल्ट आ जाएगा। सो एक ऑप्शन ए 3% इज द करेक्ट आंसर।